नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 4 जनवरी है। ये तारीख जुड़ी है एक स्वीकारोक्ति से, जब एक वैज्ञानिक ने अपना गुनाह टीवी पर स्वीकारा। गुनाह क्या था? कुछ खतरनाक देशों को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेची गई थी। इस स्वीकारोक्ति का क्या असर हुआ, ये वैज्ञानिक कौन था और इन सब का भारत से क्या कनेक्शन था, सब विस्तार से बताते हैं। साल 1936 की बात है। अप्रैल की पहली तारीख को भोपाल स्टेट में एक स्कूल टीचर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया अब्दुल कदीर। उस वक्त भारत पर ब्रिटिश हुकूमत चला रहे थे। 1947 के साल में अंग्रेज देश छोड़कर गए, मगर जाने से पहले उन्होंने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक अलग मुल्क बना धर्म के नाम पर, पाकिस्तान। लोगों की अदला बदली होने लगी। अभी तक एक साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। हिंसा चरम पर थी। इसी बीच में अब्दुल कदीर के कई रिश्तेदार भोपाल छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वहां उन्होंने अपना घर बार बसा लिया, लेकिन लड़के का परिवार अपनी विरासत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मगर ये कब तक चलता? धर्म के नाम पर चल रही हिंसा ने उनका मन बदल दिया। 1952 में अब्दुल कदीर ने सिंध मेल पकड़ी और सपरिवार पाकिस्तान चले गए। कराची में उनका बसेरा हुआ, वहां लड़के की पढ़ाई चली। फिर कराची नगर निगम में नौकरी भी लगी। इसी नौकरी के दौरान उन्हें वेस्ट जर्मनी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। यहाँ से लड़के की किस्मत बदलने वाली थी। वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम में उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बारीकियां सीखी। पढ़ाई के दौरान ही उसे बेल्जियम में बढ़िया नौकरी ऑफर हो गई उन्हें, लेकिन उनका मन पाकिस्तान के लिए कुछ करने का था। ये मौका आया 1974 के साल में। 18 मई को भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। 3 बरस पहले ही एक बड़ा युद्ध खत्म हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, 2 टुकड़े हो गए थे। और अब इस ब्लास्ट के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की तरफ भी बढ़ गया था। स्माइलिंग बुद्धा की खबर सुनकर अब्दुल कदीर खान ने हेग में पाकिस्तान के दूतावास से संपर्क किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटॉमिक बम बनाने की इच्छा जाहिर की। दूतावास ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर खान ने चिट्ठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लिखी। भुट्टो ने चिट्ठी पढ़ी। अब्दुल कदीर खान का पूरा इतिहास खंगालने के बाद मिलने के लिए बुलाया भी। भुट्टो और खान की मुलाकात पाकिस्तान के परमाणु इतिहास का एक अहम पड़ाव था। खान ने अगले कुछ महीनों में यूरोप के देशों से परमाणु कार्यक्रम का खाका चुराया और इस चोरी के साथ ही सप्लायर्स की डिटेल्स भी इकट्ठा की। 15 दिसंबर 1975 को उन्होंने पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ ली। हैसियत अचानक ही बदल गई थी। विदेश में रेगुलर जॉब की बाट जो होने वाला एक नौजवान अपने देश के लिए सबसे ज़रूरी मिशन में जुटने वाला था। अप्रैल 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने रावलपिंडी खान रिसर्च लेबोरेटरीज KRL की स्थापना की। KRL एक सीक्रेट संस्था थी। इसे पाकिस्तानी आर्मी के इंजीनियर्स ने तैयार किया था। इसी लैब में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी गई। रिसर्च का पैसा पाकिस्तान सरकार से मिल ही रहा था। ये लैब लंबे समय तक दुनिया की नज़रों से दूर रही। इस दौरान तैयारी चलती रही। फिर आया साल 1998 का। मई के महीने में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, फिर से एक बार पोखरण में। इसके 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। बलूचिस्तान के चागई में 28 और 30 मई को 2 टेस्ट किए गए और दोनों सफल बताए गए। अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति से लैस हो चुका था या उस दिशा में एक डिसाइसिव कदम बढ़ा चुका था। पाकिस्तान की इस उपलब्धि के पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ही हाथ था। उन्हें पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक निशान इम्तियाज से नवाजा गया। वे पाकिस्तान के नायक बन चुके थे। उनकी तस्वीरें स्कूल की दीवारों पर उकेरी जाने लगी थी। एक समय वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिने जाते थे। ये सब पर्दे के सामने चल रहा था। पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान से बाहर अपनी कंपनीज बना रखी थी। इसके जरिए उन्होंने परमाणु हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू किया। डिज़ाइन, तकनीक, विशेषज्ञता आदि सरेआम खरीद के लिए उपलब्ध थे। इन्हें खरीदा भी गया। ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया ने इसे हाथों हाथ लिया। इन देशों में तानाशाह सरकारें चला रहे थे। उनके हाथ परमाणु हथियार लगने का मतलब था अनियंत्रित दुनिया। ऐसा ही हुआ भी। ईरान और नॉर्थ कोरिया जो परमाणु हमले की धमकियां देते फिरते हैं आजकल, उनके परमाणु प्रोग्राम्स की जो बुनियाद थी वो अब्दुल कदीर खान की इस टेक्निक की, इस चोरी की और उस चोरी के माल को दोबारा बेचने की जो पूरा उनका काम था, इसी पे नींव उसकी रखी थी। ये सब पता चला साल 2004 में। उस वक्त तक वो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के करीब हो गए थे। उन्हें राष्ट्रपति का साइंटिफिक एडवाइज़र भी बनाया गया था। जब अब्दुल कदीर खान का राज खुला तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। 31 जनवरी 2004 को उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर आई तारीख 4 फरवरी की और उस दिन अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उन्होंने ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक बेचने की बात कबूली। उन्होंने अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात भी कही और माफ़ी मांगी।
इस प्रसारण के अगले ही दिन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें खुला नहीं छोड़ा गया। डॉक्टर खान को हाउस अरेस्ट में रखा गया। ये सब 2009 तक चला। 6 फरवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। आज के ज़माने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक अनैतिक वैज्ञानिक के तौर पर दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें आज भी हीरो का दर्जा मिला हुआ है। इसकी वजह एक ही है, भारत के जवाब में परमाणु हथियार तैयार करने में मिली सफलता। आज की तारीख में बस इतना ही। नए तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए द ललन टॉप।